प्यारे साथियों, नमस्कार। हम संधि के प्रश्न उत्तरों में चल रहे हैं और हम अब इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल आपने जो पढ़ा वो दीर्घ स्वसंधि के बारे में पढ़ा, गुण स्वसंधि के बारे में पढ़ा और वृद्धि स्वसंधि के बारे में पढ़ा। अब आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गण संधि के बारे में और अयादि संधि के बारे में। प्रश्न उत्तरों से पढ़ाने का मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप प्रश्न को समझें और उत्तर को भी हर प्रकार से घुमा फिराकर आप समझ सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा जो अगला प्रश्न आता है यण संधि का कि यण संधि यण स्वर संधि कौन सी होती है और कैसे पहचानें। भाइयों, संधि को पहचानना ही उसका हल है। यदि आप उसको पहचान नहीं पाएंगे तो उसको आप हल भी नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर है कि जिस संधि में प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आपको बहुतायत ये मिलेगा कि पहले ये स्वर आए फिर वो स्वर आए। इसका मतलब क्या होता है, हम कहीं कहीं इसमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब यही है कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर। जिस संधि में प्रथम शब्द का अंतिम स्वर कोई सा भी ई, कोई सा भी ऊ हो या री हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम स्वर जो कि उस शब्द में जुड़ने वाला है, प्रथम स्वर अन्य कोई स्वर हो इनमें से दोनों आ में से कोई, ऊ, ए, ऐ, ई, ओ, औ हो तो जोड़ने पर परिवर्तन या व रा में हो जाता है। अब या व रा में ये कहाँ कहाँ होता है ये मैं आपको बताता हूँ और किस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ मैंने समझाने के लिए थोड़ा समय है, लेकिन समझने के लिए कोई खास नहीं। इधर आप माने प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और इधर आप मानिएगा दूसरे शब्द का प्रथम स्वर। तो अगर ऐसी स्थिति हो, दूसरी बात एक और भी है कि ये दोनों संधियां ऐसी है, यण संधि और अयादि संधि, इनके लिए आपको वर्ण विच्छेद का ज्ञान होना आवश्यक है कि किस प्रकार से व्यंजन में स्वर मिलकर वो व्यंजन को पूरा करता है। अब यहाँ पर ई प्लस आ, अब मैंने अभी बताया कि ये प्रथम शब्द का अंतिम स्वर है और ये दूसरे शब्द का पहला स्वर है। दोनों जब मिलाते हैं तो इस ई का जो बदलाव होता है वो या में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया हुआ है, अति प्लस अल्प। तो यहाँ पर देखिए, अति में अगर हम ई से ता को अलग कर दें तो यहाँ पर ई रह जाता है और इधर पर आ आपके सामने है। और जैसा कि ई और आ मिलकर के या बनता है तो यहाँ पर ये आपको या मिल रहा है ये। तो ये आपका हो गया अत्यल्प। अब आप ये कहेंगे कि अति में यहाँ पर ता पूर्ण है और यहाँ आधा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ता को ई से अलग करते हैं तो ता जो व्यंजन है वो हलंत के साथ अलग होता है, इसलिए यहाँ पर ये आपको आधा दिखा रहा है। हलंत का मतलब आधे से होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये आधा दिखाई दे रहा है।
अगला हमारा जो इसका उदाहरण है वो ये है कि ई प्लस आ, ये कब होता है? ई प्लस आ बराबर या, यानी दीर्घ या। तो यहाँ पर भी देखिए आप, सिर्फ इतना ही अंतर हुआ है कि यहाँ पर दीर्घ आ होने से ये इसके अंदर जो है वो दीर्घ हो गया है ये, और ये भी इसी प्रकार से ई प्लस आ मिल करके या बना है, परंतु दीर्घ स्वर के साथ। वही उसी तरह से है, आगे है ई और उ, अभी प्लस उदय, अभ्युदय। अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पूरा वर्ण है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आधा क्यों आता है? तो मैंने अभी बताया था कि ये भी शब्द, भी जो ये आपका अक्षर दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर हम ई को अलग कर दें तो ये हलंत भाव बनता है, इसका मतलब है आधा। तो यहाँ पर जो है ई और उ मिलकर के यू बनता है, जो कि आपके सामने है, अभ्युदय। फिर उसके बाद में आता है ई और दीर्घी उ, ये बनता है यू। तो यहाँ पर इसका उदाहरण है प्रति प्लस ऊष, प्रत्युष। यहाँ पर लघु ऊ था तो यहाँ पर दीर्घ हो गया, बाकी वही है। अब अगला उदाहरण आपका है ए के साथ में ई और ए मिलकर के ये होता है अध्येषणा, अधि प्लस एषणा। अधि में वो यहाँ की तरह इसमें धा आधा हो गया, और ई जो है वो या में बदल गया, ए इसके साथ है, ये मात्रा इसकी लग गई, तो ये हो गया अध्येषणा। इसी प्रकार से दीर्घ ई और दीर्घ आ, ये मिलकर भी या बन जाता है। देखिए ये चीज़ एक ही है, ये और ये और ये एक ही चीज़ है, बस सिर्फ लघु और दीर्घ का अंतर है। दीर्घ होना चाहिए दीर्घ हो गया, लघु होना चाहिए लघु हो गया। देवी, देव्यालय, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवी प्लस आलय, यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ पर दीर्घ आ, और दोनों को मिलाकर तो या बन गया ये। अब देव्यालय, जैसा कि आपको ये आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आधा वर्ण है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अगर हम देवी में से, देवी में वा को अलग करते हैं, ही को अलग करते हैं, तो ये आधा रह जाता है। इस प्रकार ये बनता है देव्यालय। आगे है हमारा बड़ी, यहाँ पर बड़ी ई और आई के साथ, यानी दीर्घ ई और आई के साथ जो मेल होगा वो यह बन जाएगा, जैसे देव्येश्वर्य, देव्येश्वर्य। तो यही वही है, इसमें भी ई और ए मिलकर के अय बना, या के साथ में ई का या हो गया, देव्ययी हो गया, और ऐश्वर्य ई का बदला, बाकी ये तो यही रहा, ई का परिवर्तन है। मतलब आप ये समझिए कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो जो पहले शब्द का अंतिम स्वर है उसी का परिवर्तन होगा। अब आता है आपका उ प्लस आ, यानी ये पहले शब्द का अंतिम स्वर लघु उ, दूसरे स्वर शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ आ, और दोनों के संयोग से ये बनता है वा। अब जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर अनु प्लस आदेश, अन्वादेश, तो यहाँ पर वही हुआ है कि ना से उ को अलग कर दिया गया, तो ये ना आधा रह जाता है और उ का वा बन जाता है। इधर बड़ा या दीर्घ आ है और तो ये होता है वा, तो ये हो जाएगा आपका अन्वादेश। इसी प्रकार से उ और लघु आ वही है, बस फर्क इसमें इतना ही है कि यहाँ पर दीर्घ होने से ये दीर्घ झंडा लग गया इसमें, और ये लघु होने से यहाँ का ये लघु रह गया। ये आपका है अन्वय, अन्वय का अनु प्लस आय, अनु में उ को अलग कर दिया, आधा ना रह गया, अन और उ का वा बन गया, अन्वय हो गया। ठीक, इसके बाद में अगला हमारा उदाहरण है उ प्लस ई के साथ में। तो उ प्लस ई मिलकर के उ के कारण वा बनता है, और ये स्वर यही रहेगा कि आप ध्यान रखिए कि उ का वा बनेगा, ई का या बनेगा, बाकी ये दूसरा जो स्वर है अगले शब्द का वो वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका अनु प्लस इत, अन्वित, अन्वित अर्थात ना आधा रह गया, उ अलग होने से वा बना, और ये हो गया वी,
यहाँ इधर जो है आपका स्वर है वी ई लघु ई, तो जगह अन्वित हो जाएगा ये। अब आगे आपका होता है ऊ प्लस ए। जैसा मैंने बताया कि ऊ का वा बनेगा, ए उसी प्रकार रहेगा, तो हो गया ये अन्वे। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो जैसे कि अन्वेषण, अन्वेषण तो अनु प्लस एषण अन्वेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण हमारा ये ऊ प्लस ओ मिलाने से वो बनता है। अब वही बात आती है कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यण संधि में जो है वो पहले शब्द का अंतिम स्वर बदलता है, दूसरे स्वर का जो प्रथम स्वर है वो बदलता नहीं, बल्कि उसका प्रयोग उसके साथ में होता है। तो यहाँ पर ऊ का वा बना तो ये वो ओ हो गया, वो हो गया मधोदन, मधु प्लस ओदन। मधु में ऊ अलग हुआ, धा आधा बन गया मधुवोदन, और ओ उसी प्रकार रहा, इसकी मात्रा इसके ऊपर लग गई तो ये बन गया मधुवोदन। इसी प्रकार से आता है आपका लघु ऊ और औ। तो ये मैं जैसा बताया कि जो परिवर्तन होगा वो इसका होगा, ये इसी प्रकार रहेगा, तो ये वो हो जाएगा मधौषधि, आपका बन गया मधौषधि। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये आधा अक्षर कहाँ से आता है, कैसे बनता है। और मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि केवल जो परिवर्तन होगा वो प्रथम स्वर के प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का ही परिवर्तन होगा, वो भी ई का या में और ऊ का वा में। अब ऊ भी लघु हो अथवा दीर्घ हो, ई भी लघु हो अथवा दीर्घ। अब यहाँ पर आ गया आपका दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर जो है आप जो देख रहे हैं तो यहाँ बधू होगा शब्द, ये इसमें दीर्घ मात्रा रहेगी, और ये जो आपका यहाँ मिलेगा ये हमारा भी ये दीर्घ ऊ मिलेगा। तो ये आपका होगा बद्ध्वागमन। बद्ध्वागमन मतलब इसका जो लोभ है और ये वा के रूप में आ गया और आ का ये डंडा लग गया, ये बद्ध्वागमन हो गया, बद्ध्वागमन। इसके बाद में अगला जो हमारा उदाहरण है वो है री का। तो री में भी आप ये ध्यान रखें कि री का परिवर्तन होना है, उस दूसरे शब्द के प्रथम स्वर का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो परिवर्तन होगा वो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का ही परिवर्तन होगा। जैसे कि यहाँ पर री का यहाँ पर रा बन गया और यहाँ पर रा बना, वो कैसे बना, यहाँ लघु है तो यहाँ दीर्घ है, वही यहाँ पर ये लघु है तो दीर्घ हुआ। अब इसका ये उदाहरण आप देखिए, पित्रानुमति, पित्रानुमति, तो यहाँ पर पितृ प्लस अनुमति, ये री की मात्रा से री बना और यहाँ पर आ दिखाई दे रहा है और री का परिवर्तन रा में हुआ, और यहाँ पर जो है ता भी है तो ये ता इसमें मिल जाएगा, ये पित्रानुमति हो जाएगा। उसी प्रकार से ये उदाहरण है पित्राज्ञा, पितृ आज्ञा, यहाँ पर री और यहाँ पर दीर्घ आ, तो इसका दीर्घ रा बना और इसमें ता शामिल हो गया, तो ता शामिल होने से ये हो गया पित्राज्ञा। अब ये आपका आता है इसमें मातृ प्लस इच्छा, यहाँ पर री और ई मिलकर के री बना है, तो ये मातृ बन गया। और इस प्रकार से ये आपका यण संधि के बारे में आप समझ चुके। एक बार मैंने वर्ण विच्छेद करके बताया, जैसे कि अति अल्प, अत्यल्प में देखिए आ लग किया, आधा ता अलग हुआ, ई अलग हुई, और इसके बाद में अल्प में आ आधा ला पा अल्प, और ये ई का या बना
और आ इसके साथ लगा तो ये बन गया या, तो ये बन गया आपका अत्यल्प। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण ये देखिए, अन्वय। अन्वय में देखिए आ और नू, ना को अलग किया, ऊ को अलग किया, आ और या अलग किए। ऊ का वाह हो गया, वाह के साथ में आ लगा तो पूरा वाह बन गया। ये हुआ आपका अन्वय। अब हम चलते हैं अयादी संधि पर। अयादी संधि कौन सी होती है, कैसे समझें? तो देखिए, अयादी संधि का मतलब क्या है, यहाँ पर आए, आए, आओ, आओ, ये शब्द जहाँ मिलते हैं इनका पता लगता है, वहाँ पर ही अयादी संधि होती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, ऐ, ओ, औ हो। कहने का मतलब है जैसे कि यण संधि में था उसी प्रकार से इसमें भी यही है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ए, ऐ, ओ, औ हो और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर कोई अन्य स्वर हो तो ए से का परिवर्तन ऐ में होता है, ओ का परिवर्तन आओ में होता है, ऐ का परिवर्तन आय में होता है और औ का परिवर्तन आओ में हो जाता है। जैसे कि ये उदाहरण है नयन। नयन का इसका देखिए यहाँ पर दिखाया है ए प्लस आ, आय बना, और ओ प्लस आ, आओ बना, ओ प्लस ई, अभी बना। इनके साथ साथ में इनका जो एक एक उदाहरण भी है, जैसे कि नयन। नयन, नयन में ने, इसमें जो अगर हम इसको नयन को तोड़ें तो इसमें दो हमें जो है वर्ण मिलेंगे, ए और आ। जब ए आ मिलेगा तो आ एन में शामिल हो जाएगा और ए ना में शामिल हो जाएगा। इस तरह से ये ने प्लस अयन बनेगा और इसका होगा नयन। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये मैंने बिल्कुल आपको स्पष्ट बताया है और यहाँ भी मैं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको मैं समझता हूँ कि समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने बहुत ही बिल्कुल सरल तरीके से ये आपके सामने रखा है और अब आपके समझने वाली बात है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इन संधियों के बारे में बहुत आसानी से जान सकेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि संधियों को करने के लिए वर्ण विच्छेद जानना बहुत ही आपको ज़रूरी है और वर्ण विच्छेद के बारे में मैं आपको एक दिन बहुत जल्दी आपके सामने इसको मैं स्पष्ट करूँगा। और अब हम अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए और मुझे आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आपका बहुत 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 आभार होगा। धन्यवाद।